से बात करने की मांग की। हंगामे के बीच बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि पानी के लिए जहां जम्मू कश्मीर में एहतजाज हो रहे हैं, वहीं सदन में डेली वेजर्स की बात में सरकार करती है और ये साफ कर दिया है कि वो डेली वेजर्स को लेकर के इतना संजीदा नहीं है जितना दिखाने की कोशिश हो रही है। अपोजिशन ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर कई और भी गंभीर इल्जाम लगाए। पूरे जम्मू कश्मीर में पानी की क्राइसिस हो गई। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये डेली वेजर्स जो पानी हर घर तक पहुंचाते हैं, इन्होंने जब काम छोड़ो हड़ताल का ऐलान किया, उसी वक्त हमको अंदेशा था कि लोगों को इससे काफ़ी समस्याओं, काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार के कान तक जूं तक नहीं रहेंगी। कल हाउस शुरू होने से पहले ही मैंने अपोजिशन की तरफ से सरकार से रिस्पॉन्ड करने की रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट डेली वेजर्स के साथ जाके बात करे। जो इन्होंने कमेटी फ्रेम की है वो जाके डेली वेजर्स के साथ बात करे। बेशक 6 महीने के बाद आप रिपोर्ट पेश करो, लेकिन इनसे बात करो, क्योंकि इनकी हड़ताल की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। आज हमने क्वेश्चन आवर में भी वेट किया ताकि लोगों के इश्यूज को हम डिबेट न करें, लेकिन क्वेश्चन आवर में भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद हमने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि कल से हम आपसे बोल रहे हैं कि कमेटी या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इन डेली वेजर्स के साथ जाके बात करे ताकि ये अपनी अपनी ड्यूटी को अंजाम दें और लोगों को पानी पहुंचे। अगर हमारा डेली वेजरों से बात करने का इरादा नहीं होता, हम कमेटी कायम नहीं करते। कमेटी कायम किसी आंदोलन या एजिटेशन के बाद नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि एहतजाज कमेटी बनने के बाद हुआ। अब इसके पीछे क्या वजूहात है, इनमें गहराई पे जाना पड़ेगा, मैं मालूमात कर लूंगा। अब ऑपोजिशन बेंचेस के तरफ से नारा आया कि डेली वेजरों के साथ इंसाफ करो, यही कहा आप लोगों ने? नहीं, आपने इंसाफ भी कहा। इंसाफ की बात आपने इंसाफ की बात की, तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हो कि पिछले 10 साल में डेली वेजरों के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। आप लोग स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से उन तमाम डेली वेजरों से गुजारिश करता हूं कि हमने कमेटी बिठाई है। कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पर है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। मैं इन तमाम डेली वेजर जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हड़ताल तोड़ के उठें। जैसे ही कमेटी का काम शुरू हो जाता है, वो चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी अफसरों के साथ मिलकर अपनी डिमांड्स उनके सामने रखें। उनके डिमांड्स पे गौर करके जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी, गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में कहा कि सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम कराने के लिए पुरअज़्म है और जम्मू कश्मीर में 200 यूनिट मुफ्त बिजली के मुद्दे को लेकर के आज जम्मू कश्मीर असेंबली में सीएम उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस एमएलए सज्जाद लोन के बीच में हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एमएलए सज्जाद लोन के एक सवाल का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने सबसे गरीब लोगों को मुफ्त बिजली फराहम कराने को लेकर के इस अमल की शुरुआत की है, यानी सबसे निचले स्तर से शुरुआत की है। मरहलावार तरीके से इसे सभी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और जब लोन ने पूछा कि वो जानना चाहते हैं कि क्या सरकार सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम कराती है या नहीं, तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने कई मौक़ों पर यह साफ किया है कि सीएम के एलजी के खिताब बजट भाषण ग्रांट्स के डिमांड का जवाब देते वक्त इसे दोहराया है। और इस एमएलए सज्जाद लोन ने ये इस बात पर रुख साफ करने के लिए कहा तो कश्मीर में
सौर ऊर्जा पैनल 2 किलोवाट बिजली पैदा कर पाएंगे। तो वज़ीर आला ने कहा कि ये सरकार पर छोड़ देना चाहिए कि सरकार क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आमतौर पे इससे पहले कई जगह पे अपनी बात दोहराई है, यानी कि सभी को मुफ्त बिजली मिलेगी, लेकिन मरहलावार तरीके से फ़िलहाल जो जितना ज़्यादा मुस्तहिक होगा पहले उसे दिया जाएगा। उसके बाद सरकार सुविधाएं पैदा करेगी, बिजली पैदा करेगी और उस हिसाब से जैसे ही कैपेसिटी पैदा होती है फौरी तौर पे लोगों को बिजली पहुंचा दिया जाएगा। सिर्फ AAY वालों को मिलेगी या जैसे मैनिफेस्टो में लिखा था कि सबको मिलेगी। He will have to, Honorable Chief Minister will have to clear that। जिन चीजों की ये बात कर रहे हैं, जब आप लोगों ने अपना मैनिफेस्टो लिखा था ये सब चीजें वहां थी। इसका मतलब है कि आपके आने के बाद कोई नई कंसेशन जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दी गई। इवन जो ये सोलर रूफटॉप्स का जो है रेस्को मॉडल का है इन अ प्लेस लाइक कश्मीर, क्योंकि इसका 3 किलोवाट, आई थिंक 3 किलोवाट इज द अपर लिमिट। आई डोंट थिंक इट विल जनरेट लेस देन 200 यूनिट्स एज एन एवरेज पर मंथ। हमारा जो है मैनिफेस्टो में वादा है, जो भी वादे हैं, हमारा पूरा इरादा है कि हम उनको जो है हम पूरा करेंगे और उनसे हम कराएंगे। हम ना उस वक्त सच के साथ खिलवाड़ कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। अब एक तरीके से ये होगा, शुरुआत जाहिर सी बात है उनके साथ की जाएगी जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग हैं। उसमें हम AAY कैटेगरी को ले रहे हैं। आगे जाके इसका दायरा जो है बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल ये शुरुआत है। अब इन्होंने खदशात जाहिर किया कि ये चलेगा नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुआ। शुरू होने दीजिए, फिर देखते हैं, अगर नहीं चला इसको तब्दील कर लेंगे। हमारा इरादा है कि बिजली लोगों तक पहुंचाएं। अब इनको दूध से मतलब है या गाय से? हमें दूध से मतलब है। कौन सी गाय से दूध आती है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद है लोगों को 200 यूनिट बिजली पहुंचा देना, तो हम पहुंचा देंगे। अब किस तरह पहुंचाएंगे, किस तरह पहुंचाएंगे कि सबसे कम बोझ जो है वो खजाने पे पड़े, वो अब हम पे छोड़ दीजिए। हम अपनी स्कीम जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे। जहां तक जनाब रायना साहब का सवाल था, एमनेस्टी स्कीम को जो है बढ़ा दिया गया, जैसे मैंने जवाब में कहा है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस पे भी हम सोच रहे हैं। अगर उन मॉडिफिकेशंस पे हम प्रिंसिपल को ला सकते हैं, उस पर हम गौर कर रहे हैं। 30 लाख हाउस होल्ड्स हैं, 40,000 आप साल में कर रहे हैं, इस रेट में 50 साल लगेंगे। 50 साल आप रहेंगे नहीं। आप मेरी बात सुनिए, दिस इज अर्थमेटिक। आप उसको, मैं इनसे पूछ रहा हूं आपका नाम क्या है, ये बोल रहे हैं नाम में क्या रखा है, नाम तो सबका होता है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, विल यू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड? यस और नो, वन वर्ड, एंड व्हेन, दैट्स इट। मेरी अंग्रेजी शायद सजाद साहब से बेहतर है नहीं, इसलिए मैं कम इस्तेमाल करता हूं। बट विल यू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हेन का वन वर्ड आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सवाल 2 है, सवाल 2 के वन वर्ड आंसर हो नहीं सकते। 200 यूनिट फ्री फराहम करना किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैंने बार बार कहा, हम इस जिम्मेदारी को निभा लेंगे। हाँ तो भाई बिजली मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी ये फिलहाल जो है क्लियर नहीं है, लेकिन मिलेगी। वादा किया था, मिलेगी, इतने ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर असेंबली में सीएम उमर अब्दुल्ला ने सरकार पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब देते हुए इस बात की तरफ इशारा किया कि इस वक्त फुल स्टेट नहीं है, यानी कि जम्मू कश्मीर, बल्कि यूटी में है। और हमने यूटी के नाम पर ही इलेक्शन लड़ा था, यूटी के नाम पर ही सरकार बनाई थी, यूटी के नाम पर ही बजट भी जारी किया। और ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात तो है, लेकिन इसे हमें मानना पड़ेगा। हालांकि हम स्टेटहुड की बहाली के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी यूटी के हवाले से हमने ओथ लिए, हमने यूटी के असेंबली का इलेक्शन लड़ा, हम यहाँ
बदलेगा ना। हमने अभी अभी अप्रोप्रिएशन बिल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए पास किया, जिसमें आप शामिल हैं। पास हुआ ना यूनियन टेरिटरी के लिए। मैं अगर ये निकाल देता तो क्या हमारी हैसियत बदल जाती? क्या हमारा स्टेटस बदल जाता? ना ये दिखावा हम कैमरा के लिए करें, इससे कुछ नहीं बदलता ना। बदलेगा दिल्ली से जब हम अपना स्टेटहुड वापस लाएंगे। स्टेटहुड वापस लाने पे जितना हमने किया है शायद ही उसका ये फिलहाल अभी बात हुई है। हमने पहला कैबिनेट मीटिंग करके उसमें रेजोल्यूशन पास करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में मैंने खुद थमाया। पिछले दिनों जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब समर गए, अपनी तकरीर में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस मिलने पे जोर किया। बार बार दिल्ली जाके हर मीटिंग में मैं ये कहता हूं ना, जम्मू कश्मीर के लोगों को यूटी तस्लीम नहीं है, बट इट इज अ फैक्ट वी आर यूटी। नहीं होते तो बात कुछ और होती। नहीं हो, अगर हम यूटी नहीं होते, जो अभी आपने ग्रांट्स पास किए नंबर 2, उस पर डिस्कशन होता। तो फिलहाल कई सारे मुद्दे हैं, ना सिर्फ बिजली, ना सिर्फ टेलीविजर्स, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की हकीकी जो रियलिटी है, मतलब सच्चाई है, वो क्या है, उसे किस हद तक अपनानी चाहिए, हुकूमत क्या उन तमाम तर चीज़ों से मुंह मोड़ रही है, या फिर अपोजिशन जिस तरह की चीज़ें उठा रही है, क्या उन तमाम तर चीज़ों में उतना दम है जितनी बात कही जा रही है? क्योंकि सवाल तो खड़े होंगे और दोनों तरफ खड़े होते हैं। एडवोकेट नीलोफर साहब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका नीलोफर जी। रजनी सेठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, और शेख रिजवान अशरफ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेकेपीसी से। सीधा रिजवान साहब आपकी तरफ आएंगे और सवाल पहला आपसे यही रहेगा, क्या लग रहा है आखिर ये कंफ्यूजन कहाँ है असेंबली के अंदर जो चीज़ें देखने को मिले? क्योंकि सज्जाद साहब कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है। देखें, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर ऑपोजिशन इनसे कुछ पूछ रहा है या ऑपोजिशन कोई सवाल कर रहा है, वो तो कोई ज़ाती सवाल नहीं कर रहे, वो तो आवाम से जो आवाज़ें उठ रही हैं। आवाम को आपने 2 महीना पहले, जब 3 महीना पहले जब इलेक्शंस हो रहे थे, आपने बड़े बड़े वादे किए कि हम जी बिजली मुफ्त कर देंगे, खाना मुफ्त कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें। और इस ज़िम्न में जब हम इनसे पूछते हैं कि जी ये बिजली आपने बोला था 200 यूनिट फ्री करेंगे या 12 गैस सिलेंडर आप लोग देंगे, तो ये वहाँ से कहते हैं कि ये आप दूध से मतलब है, आपको गाय से मतलब। हमें जी एक चीज़ बताएं ये कि अगर ये गाय ऐसी गाय है जो एक किसान और गरीब के लिए वबाले जान बन गई है, तो हम इस गाय के बारे में नहीं पूछें इनसे। अब रही दूध की बात, मुझे ये बताएं जो एग्रीमेंट्स इन्होंने किए जब ये पावर में थे उमर साहब एंड एनसी गवर्नमेंट, तो हमारी जो स्टेट की पैदावार है बिजली की वो काफ़ी कम है। हकीकी मायने में जब हम देखें कि हमारा जो JKPDCL है उसका जो माहिदा NHPC के साथ है, उसकी वजह से हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पे बिजली का निज़ाम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसमें भी काफ़ी जो है अभी बेहतरी करने की ज़रूरत है। अभी 8-8 घंटे 9-9 घंटे हमारे पास पावर कट्स हो रहे हैं। तो ये जो एग्रीमेंट्स इनके साथ किए गए, हमारा जो स्टेट का अपना पैदावार है वो 1090 मेगावाट्स का है, और जॉइंट वेंचर्स में हम लोग तकरीबन 1500 के आसपास मेगावाट्स, लेकिन हमारी जो स्टेट की ज़रूरियात है वो है 3500 से 4500 मेगावाट्स की। तो उसमें भी 1000-1200 का मेगावाट्स का शॉर्टफॉल हमेशा ही रहता है। तो इनसे अगर ये पूछा जाए कि आप जो 37 साल हुकूमत में थे, आप आज बोल रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रो पावर पोटेंशियल 16,000 मेगावाट है। ये तो मनमोहन सिंह साहब के ज़माने से बोला जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के पास इतना पोटेंशियल है, हाइड्रो पावर का इतना पोटेंशियल है। तो अभी तक इस पोटेंशियल को हार्नेस क्यों नहीं किया गया? अभी जब आप 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ 4,500 से 5,000 खानदान हैं AY वाले जिनको ये फ्री 200 यूनिट, वो तो वैसे भी LG साहब की गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम में दे ही रही थी। तो ये कोई नया, इन्होंने कोई नया पैंतरा या नया कोई लोगों की सहूलियत के लिए नया कोई चीज़ नहीं लेके आए हैं। अब रही बात की जो ये बात करते हैं उमर साहब सोलर रूफ टॉपिंग की,
तो वाकई में हमारे कश्मीर में अगर आप देखें जो सूरज से आने वाली किरणें हैं जो एक सोलर पैनल को चार्ज करती हैं, हमें 6 माह यहाँ पे उतनी जो है सूरज से ऊर्जा नहीं मिलती। तो इसका 3 मेगावाट का अब ये कहते हैं कि पहले हम देखेंगे कि ये चलेगा कि नहीं। जनाब, हम आपसे ये पूछें कि अगर ये फेलियर हो गया तो वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आपको तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप साइंटिस्ट से पूछें, माहिरीन से पूछें कि जम्मू कश्मीर में सोलर रूफ टॉपिंग का जो है कितना पोटेंशियल है, तो वो कहेंगे जनाब यहाँ पे तो 6 महीना आपका बहुत ही कम तापमान रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, बर्फबारी होती है, तो उस जिम्न में सोलर रूफ टॉपिंग यहाँ पे फिजिबल नहीं है। और इसका जो कॉस्ट है ये बहुत ही ज्यादा, कीमत जो है ये एक घर के लिए 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास बन रहा है। अगर उसमें आप 50% सब्सिडी भी दे दें तो फिर भी 1 लाख के आसपास ये सोलर रूफ टॉपिंग पड़ता है। तो ये भी एक गरीब आवाम के लिए सही मायने में कोई मुश्किलात का अजाला नहीं करेगा। ये सिर्फ इसको कहते हैं एक हिंदी में कहावत है, चूरन बेचना। अब इनको पता है कि यूटी का बजट, अभी कह रहे थे कि यूटी का इलेक्शन। मुझे जनाब ये बताएं ना कि अगर ये करण थापर साहब के इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक हमारी स्टेटहुड वापस नहीं आ जाती, तो ये फिर 2 महीना पहले लोगों के पास जाके ऐसा क्यों कह रहे थे कि हम जी आपके हर एक मुश्किलात का अजाला करेंगे। ठीक है, वो उसमें कोई बिल्कुल सही कह रहा है आप, जितनी भी चीज़ें आपने कही, ठीक है, मैं इसका जवाब भी लूंगा अपने नीलोफर साहिबा से। मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा कि आपको उमर साहब को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से प्रॉब्लम है? उमर सरकार कैसे चीज़ों को प्रॉब्लम को हल कर रही है, क्या उससे प्रॉब्लम है या इससे प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम क्यों हल हो जा रहा है लोगों का? नहीं, देखें जनाब, हम जो है जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। बिल्कुल। और जमहूरी प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करना ये हर एक शख्स का, हर एक फर्द का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पे हम लोग कभी टिप्पणी नहीं कर सकते। ये तो बहुत ही वेलकम मूव था कि उमर साहब इलेक्शंस में आए, बनिस्बत इसके कि वो पॉलिटिकल वैक्यूम या वो सियासी जगह कोई और ले लेता, वो उमर साहब ने ले ली। मसला आप ही ने कहा, आप ही ने इसका जवाब दे दिया कि हमें इनके तौर तरीकों से प्रॉब्लम है। जो ये नहीं, वही तौर तरीके ही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ शेख साहब, फिर उसके बाद मैं इसका जवाब भी लूंगा। असल में मैं इस चीज को समझने की गहराई समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल देखिए, अगर मुझे प्यास लगी है और मुझे कोई पानी ला करके साफ सुथरा हेल्दी पानी ला करके दे रहा है, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि ये अल्कलाइन वाटर है या फिर जो है मतलब इसमें कुछ मिला हुआ है, क्या है, नहीं है, कैसा है, व्हाटएवर, मैं पानी पीऊंगा, प्यास बुझाऊंगा, दैट्स इट। बाद में अगर मुझे रिसर्च करना होगा तो ये बाद का स्टेप होगा, लेकिन पहले मैं प्यास बुझाऊंगा। जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रॉब्लम है, और अगर आप जैसे लीडर, सज्जाद साहब जैसे लीडर अगर कोई मसले को उठा रहे हैं तो उस मसले का हल होना चाहिए, दैट्स इट। अब वो मसला कैसे हल हुआ, साहब आप किस गाड़ी से कितनी दूर गए थे, कितना पेट्रोल खर्च हुआ, रास्ते में कहाँ रुके, चाय पिए, पान खाए, ये सारी चीजें शायद बाद की चीजें होती तो ज्यादा बेहतर रहती। शेख साहब बिल्कुल, देखें आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। हमारा तो ये जो है इसको कहते हैं इंग्लिश में टॉम-टॉमिंग। हम टॉम नहीं कर रहे, हम इनको ये नहीं कह रहे कि आप लोग जो है हमारे हिसाब से ही जो अपना तौर तरीका है उसको करें और हमारे हिसाब से ही काम करें। हम इनमें ना वो सर जनाब, हम इनमें वो स्पाइन देखना चाहते हैं, वो कुव्वत देखना चाहते हैं, वो अपने लोगों के लिए खड़ा होने की क्षमता देखना। चलिए, यानी कि अभी तक सरकार पे उतनी यकीन नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं आपकी तरफ इस चीज के लिए। नीलोफर साहब, चूरन बेच रही है सरकार और यकीन भी नहीं है अब बाकी लोगों को, ये मेरा कहना नहीं है, आपने सुना इतनी देर से जो बातें हो रही थी। देखिए आमिर साहब, जब एक झूठ को बार बार दोहराने की कोशिश की जाएगी तो दूसरों को लगता है शायद ये सच ही है। तो 10 सालों से अब ये हमें आदत हो गई है, जब एक झूठ को आप रिपीटेडली उसको मीडिया में ला रहे हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, सबको लगता है शायद ये सच बोल रहे हैं। यही जो चीज है, हम ये बीजेपी की तरफ से हम पिछले 10 सालों से देखते आ रहे हैं। आप खुद जानते हैं पिछले 10 सालों में इन्होंने गरीब तबके के लिए क्या किया। अब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मैनिफेस्टो बनाया, पहले मुझे ये समझ नहीं आती है इनको दिक्कत मैनिफेस्टो से है, इनको इस चीज से दिक्कत है कि उमर साहब ने एज सीएम कैंडिडेट वो क्यों यहाँ पर खड़े हो गए, उन्होंने असेंबली इलेक्शंस में ये पार्टिसिपेट क्यों किया, दिक्कत किससे है ये मुझे समझ नहीं आ रही है।
दिक्कत इससे है क्या कि अगर मैनिफेस्टो है, ये डर गए हैं अपनी जगह पर, बौखलाहट है इनको अपनी जगह पर कि कहीं ये मैनिफेस्टो 5 साल में कंप्लीट ना हो जाए। अभी ये बात कर रहे थे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की, मैनिफेस्टो की, भाई इलेक्शन क्यों लड़ा। भाई इनको आप बता दीजिए 4000 फैमिलीज नहीं है। जब आप AY नंबर ऑफ तादाद आप इन लोगों की देखेंगे, पूरे देश में लगभग 2.5 करोड़ के नजदीक है। और जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2024 तक अगर आप आंकड़े चेक कर लेंगे, इसमें 2.33 लाख फैमिलीज आ जाती है, जिसमें टोटल पॉपुलेशन 10 लाख 10.5 लाख के करीब है जो नाफसा के साथ जुड़े हुए हैं। इनको ये चेक करना चाहिए, ऐसे झूठे बयान से इनको सामने ये नहीं रखने चाहिए थे जब इनको पता ही नहीं है। दूसरी बात, जब SRO 520 जो था, जो इनके जमाने में जब बीजेपी हुकूमत में थी तो 520 SRO बना। तो 520 SRO के तहत इन्होंने सिर्फ 520 लगभग जो मुलाजिम थे, 61,000 की तादाद, ऑफिशियल तादाद इस वक्त उनकी थी डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबरर्स की, उसमें इन्होंने सिर्फ 570 के आसपास जो मुलाजिम थे उनको उनके सर्विसेज रेगुलराइज किए। और बाकी किस वजह से इन्होंने छोड़ दिया वो इनको पता होगा, इन्होंने किस तरीके से पिक एंड चूज उस वक्त किया, 570 क्लास को अलग निकाल दिया। फिर उसके बाद 2 साल पहले ही LG साहब जो हमारे हैं, उन्होंने इस SRO जो 520 है इसको इन्होंने एब्रोगेट कर दिया। जब वो एब्रोगेट हो गया, हमें ये समझ नहीं आती है उस वक्त बीजेपी ने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया। उस वक्त डेली वेजर्स को चाहिए था प्रोटेस्ट करना। तो मुझे लगता है, मेरी ये पर्सनल राय है कि डिस्टेबलाइज करना गवर्नमेंट को, उनको उलझन कर रखना ताकि वो असल जो मुद्दे हैं लोगों के उन पर ना आ जाए, उनको सेटल ना कर पाए, तो उलझा कर रखने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कह रही है कि प्री प्लान नहीं चल रही है, सरकार कंफ्यूजन का शिकार है। देखिए किस जगह हम कंफ्यूजन, हम तो किसी कंफ्यूजन के शिकार नहीं है। अभी 5 महीने ही हो गए हैं, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे दे 10 सालों का। 10 सालों में हमें अच्छी तरह पता, और ना हम इनसे रिपोर्ट कार्ड मांगते, क्योंकि हम जानते हैं जमीनी सतह पर इन्होंने कुछ नहीं किया है। यही डेलीवेजर लोग उस वक्त भी थे जब 2018 में बजट का सेशन हो रहा था। बजट डॉक्यूमेंट में ये कहा गया लगभग 61,000 के आसपास डेलीवेजर्स है, और आज जो एक अनऑफिशियल हमारे पास फिगर आ रहा है वो 1 लाख के करीब आ रहा है। अब फैक्ट फाइंडिंग जो एक कमेटी 6 बंदों की रख दी गई है, जिसको चीफ सेक्रेटरी साहब हेड करेंगे, उसमें आपने लीगल एस्पेक्ट भी देखने, क्योंकि आज की डेट में आपका SRO 520 है नहीं, जो जिस फ्रेमवर्क के तहत एक रेगुलराइज हम डेलीवेजर को करते वो कहीं है ही नहीं। तो लीगलिटीज को देखकर और फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस कितनी हो जाएंगी, वो फिर एडजस्टमेंट काम करना यूटी सरकार जो इस वक्त है इनका काम है। इसमें दूसरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई आप कैसे करेंगे, ये कैसे करने की बात नहीं है। पहले एक होमवर्क किया जाएगा, जो इन्होंने ऑलरेडी बिल्कुल वो चैप्टर ही फाड़ दिया है जितना होमवर्क किया गया था। नहीं तो अगर साथ में ट्रांसपेरेंसी रहे तो क्या बुरा है जी। नीलूफर जी मैं कह रहा था कि अगर साथ में ट्रांसपेरेंसी रही तो क्या बुरा है, सबको यकीन होगा, सब साथ में चलेंगे, इसमें बुरा क्या है, इसमें नाराज होने की क्यों जरूरत। भाई हम ट्रांसपेरेंसी कहाँ नहीं रख रहे हैं, हम कहाँ नहीं चाहते कि ये लोग भी हमारे साथ हो। चीफ सेक्रेटरी तो माननीय LG साहब ने लाया, वो हमारा बंदा तो है नहीं, तो वो ट्रांसपेरेंसी वहां नहीं होगी तो और कहां होगी। इनको अपने ही चीफ सेक्रेटरी पर इनको जो विश्वास है वो नहीं है। तो हमें ये समझ नहीं आ रही है, हमने जो लोग लिए हैं क्या उनके विश्वास, तो इन्हीं के लोग थे, उन्हीं के सरकारों में काम करते थे, उन्हीं की एक कमेटी हेड कर रही है, ये बनाई गई है, तो उन लोगों पर इनको विश्वास नहीं है। तो ये दर्शाता है, ये एक बौखलाहट है जिसका ये शिकार हो गए, क्योंकि ये जानते हैं जिस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इससे पहले भी सरकार में रही 2009-2014 के बीच में उन्होंने स्टेप्स उठाए थे इनको रेगुलराइज करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली एट द लास्ट आवर जब 2014 में सैलाब आ गए तो सब कुछ डूब गया उसमें, और महसूस सैलाब थे, खुद जानते हैं उसमें कितना नुकसान हो गया। तो डिवास्टेटिंग सैलाब के आगे जो रेगुलराइजेशन की फाइल थी वो भी बह गई। अनफॉर्चुनेटली जो जहां हमने काम छोड़ा था, इस सरकार को जो बीजेपी और PDP की थी उनको वहां से आगे लेना था, लेकिन उन्होंने लिया ही नहीं उस चीज को। और आज ये प्रोटेस्ट बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठियां बरसाने वाले ये लोग, इनकी वजह से लोग सड़कों पर
और ये इल्जाम हमें दे रहे हैं जो 5 महीने बिल्कुल, नहीं तो हो यानी कि गए। साफ कहाँ तौर का पे ये इंसाफ जाहिर है कि एनसी का ये कहना भी है कि अगर इन लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन 5 साल में मसले हल ना हो जाएं और कहीं न सारी चीजें शिफ्ट ना हो जाए एनसी की तरफ। खैर ठीक है, जवाब लेंगे इसका। रजनी जी माफी चाहता हूं काफी देर से आप तक पहुंचा। सवाल सिर्फ इतना रहेगा कि आखिर इतनी बड़ी मजबूत अपोजिशन जमात जम्मू कश्मीर में वो हर बात में वॉकआउट कर जाती है, इतनी नाराजगी क्यों है आखिर? और क्या ऐसा है जो असेंबली के पटल से आपको वॉकआउट करने पर मजबूर कर देता है? आमिर जी देखिए, नीलोफर जी जो जवाब दे रहे थे, मुझे लगता है उनको जवाब पीपल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन को देना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी बात तो रखी नहीं थी जी। जिसका वो जवाब दे रहे हैं कि 10 साल की बात कर रहे हैं। आप ही किस कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी है जिनकी आप बात कर रहे हैं, वही आपसे सवाल कर रहे थे। नीलोफर जी आप बात कर रहे हैं कि 5 साल में हम कुछ कर ना जाए इसलिए शायद डरी हुई है अपोजिशन। हम तो कह रहे हैं आप करिए। आपने जब वादे किए थे चुनाव में, आपने 5 साल के लिए वादे नहीं किए थे। आपने ये नहीं कहा था कि हम इन मैनिफेस्टो के पॉइंट्स को 5 साल में क्लियर करेंगे। आपने कहा था फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने की पॉलिसी लाएंगे। आज सवाल वो असेंबली में हो रहा है। आज डेली वेजर्स सड़कों पर इसीलिए हैं क्योंकि आपने उनसे वादा किया था और उनके वोट लिए थे। डेली वेजर्स को कमिटी में गठित कर दिया आप लोगों ने उनके इशू को। आप जानती हैं कि 2013-14 में भी कमेटी का गठन हुआ था जिसका नतीजा कुछ नहीं निकला और जिसका श्यामलाल शर्मा जी ने असेंबली में ओपनली बताया कि उस समय क्या क्या धांधलियां आपकी सरकारों ने की, क्या करने के लिए उनको कहा। कश्मीर के कुछ यूथ को रेगुलराइज करने के लिए कहा, जबकि जम्मू के बहुत कम संख्या में आप लोगों ने रेगुलराइज करने की बात की थी, जिसका ऑब्जेक्शन श्यामलाल शर्मा जी ने किया और आपके सामने ओपनली असेंबली में उन्होंने की बात और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने इसी बिहाफ पर की है। ये इशू 2014 से पहले का भी है। ये 2007 में भी आमिर जी इसकी कमेटी का गठन हुआ है गुलाम नबी आजाद जी के दौरान। उस दौरान भी इस कमेटी का गठन होने के बावजूद भी इनका इशू सॉल्व नहीं हुआ। ये 1994 के पहले के लगे हुए हैं जिनको आज तक उनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया था। आमिर जी रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम पीडीपी और बीजेपी की सरकार ने किया है। उनका बायोमेट्रिक करने का काम हमारी सरकार ने किया है। उनकी सैलरी बढ़ाने का काम एलजी साहब ने किया है और एसआरओ 520 लाने का भी काम हम लोगों ने किया है। ये कह रहे हैं सैलाब में सब कुछ बह गया, मान जाते हैं सैलाब में सब कुछ बह गया, मगर आपको तो सारा होमवर्क करके पीडीपी बीजेपी की सरकार ने दे दिया। आपको डाटा पूरा दे के जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इतने लोग डेली वेजर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उनकी पॉलिसी फ्रेम करने में, उनको रेगुलराइज करने में? ठीक है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मैं आपसे वही समझूंगा रजनी जी। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जैसे ही अब तक इतने बरसों तक 90 से थोड़ा पहले और 90 के बाद ये पूरा मुद्दा वहां से शुरू हुआ और उसके बाद अब तक जो मसले हल नहीं हुए, तो डेली वेजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। झुटपुट एहतजाज प्रोटेस्ट देखने को मिला, वो भी उनको भगा दिया गया और लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, जैसे ही सरकार ने ऐलान किया कि 6 महीने के अंदर इनके मुद्दे हल होंगे, हमने कमेटी गठित कर दी है, वहां से बड़े पैमाने पर सुलगता है मसला और असेंबली के बाहर ये एहतजाज बहुत बड़ा हो जाता है। तो मसला यहां खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐलान सरकार ने जैसे ही किया, इनके मसले को हल करने के लिए दोनों तरफ आग लगी। आमिर जी देखिए, वो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि 7 साल के बाद सरकार बनी है और हमारा इशू जो है एक मेन इशू है, सीरियस इशू है, इसको सरकार बड़ी संजीदगी से लेगी। मगर उन्हें दिखा कि असेंबली में इस इशू के ऊपर बजट में कोई बात नहीं की गई और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने एक कमेटी का गठन करके एक खाना पूर्ति कर दी कि इनको तसल्ली दे दे। उनको कमेटी से पता है कि कमेटी में कोई नतीजा निकल कर नहीं आना, कमेटी वही करेगी जो सरकार चाहेगी और कमेटी एक आई वॉश है जो 6 महीने के बाद भी आपको कहीं पे भी कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी कि कैसे इनको रेगुलराइज किया जाए, कैसे पॉलिसी होगी, कुछ भी नहीं आपके सामने आएगा। 6 महीने बाद आप लिख कर ले लीजिए, उमर सरकार फिर हाथ खड़े कर देगी। उनको पता है युवाओं को कि हम ओवर एज हो रहे हैं, हम रिटायर हो रहे हैं, अगर अभी सरकार नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि कभी नहीं करेगी। ये उम्मीद भी एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में जताई, जिसके कारण डेली वेजर्स को एक उम्मीद की किरण नजर आई। नहीं तो इतनी यकीन से कैसे कह रही है कि 6 महीने के अंदर भी ये मसला हल नहीं हुआ, 6 महीने के बाद भी एनसी नहीं कर पाएगी? मतलब कोई वजह है? देखिए 2007 में कमेटी के बाद कुछ नहीं हुआ, 2014 में कमेटी के बाद कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? ठीक है, पॉइंट है, मैं इसका जवाब लूंगा। मैं एक चीज आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या वाकई सरकार को घेरने के लिए बीजेपी अपोजिशन को लीड कर रही है? ऐसा मतलब कहीं ना कहीं झुटपुट ऐसी खबरें बाहर निकल करके आ रही।
देखिए, ये छुटपुट खबरें इनके ही डिप्टी सीएम ने फैलाई हैं। सुरेंद्र चौधरी जी ने ओपनली एक मीडिया में इंटरव्यू देते हुए बोला कि ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड डेली वेजर्स हैं। जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति करें, जो जॉब करना चाहते हैं जॉब करें। ये तो बड़ी शर्मनाक इनका मुझे कहीं ना कहीं वाक्य लगे कि जो बेचारे नौकरी कर रहे हैं, जिन लोगों को आप लोगों ने 500,000 की नौकरी पर रखा था अपने घरों में नौकर बना के अपनी सरकारों में, आज उनको आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। वो बीजेपी की जब सरकार नहीं थी, एलजी का शासन था, तब भी बीजेपी के ऑफिस में धरने लगाते थे, क्योंकि उन्हें पता थी कि शायद आज नहीं तो कल हमारे मसले का हल होगा। मगर 7 साल के बाद यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के बाद उनकी उम्मीद बंधी और उनको एक विश्वास हुआ कि शायद उमर सरकार बदल गई, शायद 2014 के बाद उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ होगा और आज हमें रेगुलराइज किया जाएगा। मगर जो आप देख रहे हैं असेंबली में, जो सीरियसनेस नहीं है खासतौर से डिप्टी सीएम की तरफ से देखा जाए, तो वो इस इशू को कह रहे हैं ठीक है जी 5 साल के लिए हम हैं, हम जैसे करेंगे कर लेंगे। मतलब आप अपोजिशन के इश्यूज को सीरियसली नहीं लेकर, जो यहाँ का मेन इशू है, आज 5 दिन हो गए हैं आमिर जी, ये काम छोड़ो हड़ताल पर है पीएचई डेली वेजर्स। जो पानी की मुश्किलात हो रही है वो आम जनता को हो रही है। इन एमएलएज और या मिनिस्टर्स को तो कहीं पानी नहीं रोका जाएगा ना। जो आम जनता है उनके इश्यूज को सॉल्व करने का काम जो है वो अपोजिशन का है और उसको हम करने का काम कर रहे हैं। चलिए, मैं इसका जवाब जरूर लूंगा नीलूफर जी, लेकिन पहले मैं शेख साहब की तरफ आना चाहता हूं। शेख साहब, एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि आमतौर पे, जैसे इससे पहले भी कहा था नीलूफर जी ने, कि सभी को ये डर लग रहा है, इंक्लूडिंग यू एंड योर पार्टी, कि कहीं ना कहीं मसला हल ना हो जाए। इसी वजह से अब बाकी लोगों का पत्ता साफ हो जाएगा और सिर्फ एनसी बचेगी मिड में। अच्छी बात कही है इन्होंने कि शायद बौखलाहट का शिकार अपोजिशन तो नहीं हो रही है। जनाब, हम इनको ना काफ़ी अरसे से जानते हैं, कश्मीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफ़ी अरसे से जानते हैं। 1947 से हमें इनकी एक तो पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पता है और उससे पहले भी इनकी हिस्ट्री पता है। तो बौखलाहट नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि हम 5 साल में डिलीवर करेंगे, तो हमसे ज़्यादा बेहतर, मतलब वी विल ऑलवेज गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। तो ये बौखलाहट का, या ये ऐसे जैसे अभी इन्होंने कहा कि आई शुड सेट माय फैक्ट स्ट्रेट, तो मैंने 6,500-7,000 ख़ानदानों का नाम लिया है। तो मैम, ख़ानदान में 5 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं। तो ये मैंने कश्मीरी साइड से बोला था, तो फैक्ट्स हमारे पास भी हैं। तो और उसके साथ साथ जब हम ये रिजर्वेशन की बात करते हैं या इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी बात करते हैं, इन्होंने कई साल हुकूमत की है जम्मू कश्मीर में। काफ़ी अरसा इनके वालिद साहब, उमर साहब जो आजकल के चीफ मिनिस्टर हैं, इनके वालिद साहब रहे, उनके भी वालिद साहब रहे, और इनका भी ये दूसरा दौर हुकूमत है। तो हम जब इनके पिछले दौर हुकूमत की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पे तो कोई मैजिक, जब एक फुल स्टेटहुड था, जब एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय कर रहा था स्टेट, बिल्कुल, तब भी इनसे कोई अच्छे काम। तो ये बिजली का बहरान जो है, ये रिजर्वेशन जो है, ये मुफ्त गैस सिलेंडर्स जो हैं, या कोई भी मसला हो जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो, ये मसले मसाइल तो बहुत अरसे से हैं। ये तो 2019 के बाद। ठीक है। अगर इस बात को हम बेस बना लें, तो क्या कोई टाइम फ्रेम किया था एनसी ने? क्योंकि मैनिफेस्टो मैंने भी पढ़ा, लेकिन मुझे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया कि हाँ भाई 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल के अंदर तुम्हारे मसले हल होंगे। क्या कुछ ऐसा था जो मेरी नजर से चूक गया? मैं आपसे जानना चाहूंगा शेख साहब। जी। तो इनके कई स्पोक्स पर्सन, या उमर साहब ने भी जब पहला सेशन हुआ बजट का, इन्होंने कहा था कि आप मार्च तक इंतजार करें, मार्च के बाद इंशाल्लाह बेहतरी देखने को मिलेगी और हमें थोड़ा वक्त दें। विच इज गुड कि हमें हर एक सरकार को सेटल डाउन होने का, चीज़ें जांचने का, देखने का वक्त देना चाहिए, और हम दे भी रहे हैं। हमारा अपोजिशन का काम है कि लोगों की आवाज़ें जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट तक ना पहुंच रही हो, वो भी पहुंचाएं, ताकि जो हुकूमत है वो बेहतर हो और लोगों की ज़िंदगी आसान हो। तो लेकिन हम जो इनसे सुन पा रहे हैं, हमने जो है 3-4 इकदामात इनसे सपोर्ट मांगने की या सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, उनको तो इन्होंने खारिज कर दिया। उसमें
हमारे रिजर्वेशन का भी एक इशू था। आप जब रिजर्वेशन की बात करते हैं या इन डेली वेजेस की बात करते हैं या कोई भी ऐसी बात जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी या हमारा जो कश्मीरी जम्मू कश्मीर के अवाम है उसकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाए, वो इक़दामात हैं, तो उससे ये हकीकी मायने में दूर भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके जो अभी जो है इनके पार्टीज में जो पार्टी मेंबरान हैं वो कतार दर कतार इनसे इख्तिलाफात करते आ रहे हैं। वो आपने असेंबली में भी देखा होगा कि स्पीकर साहब राथर साहब इनके ही अपने पार्टी मेंबर को बोल रहे हैं कि आप हमें कानून ना सिखाइए। तो इंटरनली भी हम इनका देख रहे हैं कि ये लोग एक ही सफ पे खड़े नहीं है, कोई एक दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई बीजेपी के नाम के कसीदे पढ़ रहा है। या अब अगर आप सुरेंद्र चौधरी साहब का बयान ले लें जिन्होंने कहा कि ये टेलीविजन शायद मुझे लगता है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो इससे भी आप इनकी जो है जाहिर सी बात है, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि डेली वेजर्स के लिए जो ये आवाज उठा रहे हैं इनके कंधे के ऊपर बीजेपी का हाथ है। बिल्कुल, आप इनसे यही सवाल हम पूछना चाहते हैं। इन्होंने पहले जो भी इनके ऑपोजिशन में रहा है या जो भी आवाज उठाने की एनसी के खिलाफ कोशिश कर रहा है उसको तो ये टैग लगा देते हैं ए टीम है या बी टीम है बीजेपी की, हमेशा से यही करते आ रहे हैं। अब डेली वेजर्स जिनका आप यकीन नहीं करेंगे हमारा स्टेट गवर्नमेंट इन्हीं के कंधों पे चल रहा है, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट हो, पीडीडी हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अच्छा चलिए एक छोटा सा मुद्दा मैं आपसे पूछता हूँ। आपने कहा कि सरकार इन्हीं की चल रही है और इसकी एक बीच में एक मुद्दा उठाया गया आपके यूटी वाला मुद्दा, इसमें सरकार ने कहां पे गलत किया? अगर यूटी लिखा है तो यूटी फैक्ट है ना। वो देखिए हमें जी पहले एतराजात इस चीज से हैं कि अगर ये लोगों को बोल रहे हैं कि हमें जी स्टेटहुड वापस लेनी है, किसी भी कीमत पे लेनी है और आप हमें थोड़ा बहुत वक्त दे दीजिए ताकि हम एक स्टेटहुड को, क्योंकि ये हमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी वादा किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन द आर्टिकल 370 जजमेंट ये कहा है कि स्टेटहुड शुड बी रेस्टोर्ड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। तो हमें बेसिकली हम ये चाहते हैं कि अगर ये यूटी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लें या जो यूटी जो सिस्टम है इसको एक्सेप्ट कर लें, तो फिर तो ये स्टेटहुड के बारे में बात नहीं करने चाहिए, फिर तो ये ओपन होने चाहिए कि जो हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये यूनियन टेरिटरी है तो इसमें और दोहराए नहीं है। तो ये लोगों एक तरफ से एक बात कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड को रेस्टोर करना है, दूसरी तरफ से आप यूटी के लिए जो है मुस्तहकम करने के इक़दामात हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। खैर ये बातें ईमानदारी से बोले तो मुझे समझ में नहीं आए, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि हम लोग अभी यूटी में हैं लेकिन यूटी से उभरने के लिए तमाम तर जद्दोजहद जारी रहेंगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। देखिए मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल पार्टी, सियासी पार्टी खास तौर पे मैं इन तमाम चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये लास्ट वाला पॉइंट मुझे ज़रूर दोबारा समझाने की कोशिश करिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो। लेकिन मैं चाहता हूँ नीलोफर जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सवाल ये है कि जो चीज़ें आपके सामने में है सिचुएशन, पहले मुझे जवाब दे दीजिए। रजनी जी भी इंतज़ार में हैं और शेख साहब भी। माफ़ कीजिएगा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है नीलोफर जी। जी अब आ रही है। देखिए रजनी जी ने जो मुद्दे यहाँ पर उठाए मुझे लगता है कि वो मुद्दे जो है ये पहले ही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक जो फैसला आएगा कमेटी का वो क्या होगा, उस रिपोर्ट में लिखा क्या होगा। इनको ये मालूम होना चाहिए वो कमेटियां नहीं है जो पेपरों पर ये बनाते थे और फिर उसकी रिपोर्ट कभी नहीं आती थी। 6 महीने का मतलब 6 महीना है, तो उसमें जब रिपोर्ट आएगी वो तो लोगों के सामने शाया हो जाएगी। हम कौन से भागे जा रहे हैं, हम तो यहाँ 5 साल के लिए हैं। और जो मैनिफेस्टो बनता है मुझे नहीं मालूम कि इनका मैनिफेस्टो किस तरीके से बनता है, क्या वो 6 महीने के बाद ही चेंज होता है, साल के बाद ही चेंज होता है। हमारे यहाँ तो जब इलेक्शंस होते हैं 5 साल के लिए एक रोड मैप बना दिया जाता है और उस रोड मैप पर आहिस्ता आहिस्ता काम किया जाता है। शायद ये किसी और मैनिफेस्टो की बात कर रही हैं जो हर 6 महीने के बाद बदलता है। तो मैनिफेस्टो इज देयर फॉर 5 इयर्स। इंशाल्लाह जो हमने वादे किए हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो शेख साहब ने जो बात की यहाँ पर यूटी सिस्टम, मुझे खुद भी समझ नहीं आई वो क्या कह रहे थे और क्या कहना चाहते थे।
ये यूटी सिस्टम में जो डिलिमिटेशन होगी वो इन्होंने एक्सेप्ट की। जो रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से हमारे जो पावर्स है सब कुछ छीने गए हैं, बल्कि यूटी में हम काम कर रहे हैं, वो स्टेटस उन्होंने एक्सेप्ट करके इलेक्शन भी लड़ लिया। तो वो शायद ये भूल गए हैं। अब ये यूटी लिखना मुझे समझ नहीं आ रही है उससे क्या दिक्कत है इनको। जो ये डिसग्रेस है, ये डिसग्रेस ठीक है, अपोजिशन को एक ही जगह प्रॉब्लम है जहां तक मुझे समझ में आ रही है। नीलूफर साहब, आमिर साहब मुझे कंप्लीट करने दे दीजिए। जो डिसग्रेस हमें यूटी का जो डिसग्रेस हमें मिला है विरासत में, वो उस विरासत में जो थे बीजेपी, पीडीपी और पीसीबी उसका हिस्सा रही है। तो शायद रजनी जी को ये भूल गया है। जब मैं पीसी के खिलाफ कुछ बोल रही थी, वो मैं सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी बोल रही थी, क्योंकि ये वही बीजेपी है जिसके कोटे पर सजाद साहब मिनिस्टर बने हुए थे। तो इनको शायद ये भूल गया है। तो मुझे लगता है 5 महीना 6 महीना अभी ज्यादा टाइम नहीं है, कम टाइम है। एक रोड मैप बनाने की कोशिश करनी, इकट्ठे करनी चाहिए, न कि चाहिए उन हरबों को जो चाहते हैं डिस्टर्बेंस हो जाए, यानी कि डिस्टर्बेंस न हो, मसले का हल हो। ये पॉइंट है आपका जी। बिल्कुल, मसले नीलूफर साहब आप बात पूरी कर लीजिएगा। मैं आपसे सिर्फ एक चीज समझूंगा जो बहुत जरूरी है हम तीनों के, हम चारों के लिए, बल्कि अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, वो ये है कि इन अपोजिशन पार्टी और उनके लीडरों का सिर्फ इतना कहना है कि आपकी मैनिफेस्टो में और आपकी स्पीचों में जो चीजें थी वहां पे जितनी थी वो उतनी पूरी नहीं हुई, बल्कि वो भी शुरुआत भी नहीं हुई, और ना ही वहां पे आपने जो कहा था वाजे किया था कुछ। आज आप जो कुछ कह रहे हैं, आज आप जो कुछ बता रहे हैं और जो वादे कर रहे हैं, इसमें भी वजाहत नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है। तो आवाम भी धोखा खा चुकी है और अब हम लोग भी धोखा खा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार धोखे में चल रही है। तो इस वजह से अपोजिशन कहीं ना कहीं आपके रास्ते में रोड़े अटका रही है। देखिए, अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन वो अपोजिशन कर रहे हैं, या मान भी रहे हैं, चलो वो अपोजिशन कर रहे हैं। लेकिन अगर एक हेल्दी अपोजिशन होगी तो वो एक्सेप्टेबल हर एक सोसाइटी में होती है फॉर द ग्रेटर डेवलपमेंट के लिए। तो लेकिन शुरू से आखिर तक आप लोग क्लियर क्यों नहीं है, साफ क्यों नहीं है, शफाफ क्यों नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। देखिए आमिर साहब, हम कहां पर क्लियर नहीं है? हम फिर कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो मैनिफेस्टो पहले ही 5 महीने में मुकम्मल होगा। ये किस रियासत में, किस यूटी में हो जाता है, किस देश में हो जाता है कि उनका मैनिफेस्टो जो 5 साल होता है वो पहले ही महीने में, 5 महीनों में या 6 महीनों में कंप्लीट हो जाता है। मुझे आप एक एग्जांपल दे दीजिए जहां पर बीजेपी की सरकार है, उन्होंने हर कोई मैनिफेस्टो जो है विद इन 1 मंथ अपना इंप्लीमेंट किया होगा और सब कुछ किया होगा। रही बात, आप जानते हैं कि हमारे वसाइल जो है यहाँ पर ऑलरेडी उसमें इजाफा नहीं बल्कि उसमें कम किया गया है। 41,000 करोड़ का बजट है, ये अच्छी तरह जानते हैं। ये इससे पहले जब सरकार थी, जब स्टेट था, उस वक्त 75,000 करोड़ भी यहाँ पर 75,000 करोड़ का बजट भी आया हुआ है, 64,000 का करोड़ का भी आया है, बढ़ने के बजाय बहुत घट गया है। ये यही है क्योंकि जो डिसग्रेस इन्होंने स्टेट को यूटी बनकर लाई है वो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए रजनी जी, ये दोहरा दूं रजनी जी, मैं फिर दोहरा रही हूं कि जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट इसी वजह से है क्योंकि ये जानते हैं कि हम सीरियसली हमने स्टेप उठाए हैं, पूरा होमवर्क करके हमने ये मैनिफेस्टो बनाया हुआ था, और पूरा होमवर्क करके जो है इन 5 सालों में हम अच्छी तरह से जो जो वादा है वो मुकम्मल करेंगे। हमने शुरुआत की, चाहे 2,200 यूनिट जो हम दे रहे हैं एक गरीब तबके को AY से हमने फेज वाइज स्टार्ट किया है। आगे BPL भी क्लियर हो जाएगा, उसमें भी ऐसे मुस्तहिक लोग जो नहीं थे वो भी उस लिस्ट में आगे हैं। उनको अच्छी तरह वेरीफाई करके, रिवेरीफाई करके उनके निस्बत भी जो ये स्कीम है आगे बढ़ा दी जाएगी। आप खुद जानते हैं फीमेल्स के लिए मैरिज असिस्टेंट, ट्रैवल्स या इंडस्ट्रीज के लिए जो भी आया हुआ है वो इसी के मद्देनजर एक तरफ से रेवेन्यू जनरेट हो, एक तरफ से युवा की जो पीड़ा है उसको हम कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, फीमेल्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो यानी हर तबके को आप टच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि अपोजिशन यहाँ पे क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं ना एक सवाल पूछना चाहता हूँ नीलोफर जी से। जी पूछिए। कि क्या NC गवर्नमेंट, खास तौर पे उमर अब्दुल्ला साहब, जैसे अभी नीलोफर जी बात कर रही थी बजट की कि 41,000 करोड़ का है, तो हमें हकीकी मायने में पता है कि हमारी स्टेट जो मकरूज स्टेट हो गई है, हम पे तकरीबन 1 लाख से ज्यादा करोड़ का कर्जा भी है।
तो क्या एनसी गवर्नमेंट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से या बीजेपी गवर्नमेंट से ये सवाल करेगी कि हमने पिछले 7-8 साल में कैसे इस कर्जे में इजाफा हुआ और वो पैसा कहाँ चला गया? ठीक है, स्टेट का कर्जा उतारने की बात आप कर रहे हैं जी ठीक है। नीलोफर जी, देखिए कर्जा तो उतारना ही है। जो कर्जा इन्होंने इतना इजाफा किया है 10 सालों में, वो कर्जा तो इसी गवर्नमेंट को उतारना है। तो उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करना, बाकी चीजों को देखना, वो भी तो एक दिक्कत है ना, जिसमें इनको भी करनी है। अब जब ये असल मुद्दों की तरफ जाएंगे, बल्कि वॉकआउट ही करते रहेंगे और यहाँ पर क्राइसिस हो जाए, उसी की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी कि सीरियस है भाई सरकार को आप लोग हल्के में मत लीजिए। वॉकआउट कर जाते हैं तो फिर कैसे होगा? ठीक है, मैं पूरी बात आपसे ले लूंगा। रजनी जी, मैं आपसे इतना चाहूंगा, सिर्फ आप लोग कहते हैं एक तरफ के इंसाफ करो, ठीक है, तो इसका मतलब जब आप ये कह रही हैं कि इंसाफ करो तो नाइंसाफी की भी बात आप कहने के कबूल नहीं है दबी जुबान में। दूसरी तरफ जिस तरह की बातें हो रही है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की वादों के दरमियान, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हम करना तो चाहते हैं साहब, हमको करने ही नहीं देते। आप पैर पकड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि मैराथन में दौड़ो। मुझे हैरानी होती है नीलोफर जी की बातों पर। वो कह रही है कि 5 साल के लिए हमें मैनिफेस्टो का कहा है, हमने तो एक्सेप्ट किया, 5 साल करिए, मगर जो मुख्य मुद्दे हैं, जो हमारे रोजगार से संबंधित मुद्दे हैं, 4-6 मुद्दे तो ले लीजिए ना। 5 महीने हो गए सरकार बने हुए, बिजली मुख्य मुद्दा था, पानी मुख्य मुद्दा था, डेली वेजेस का मुख्य मुद्दा था। आप उस पर बात नहीं कर रहे, आप उस पर कोई सीरियसनेस नहीं दिखा रहे, बात कर रहे हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। जब आपके स्पीकर बैठकर वहां पर आप ही की सरकार के बंदों की बात सुनेंगे, हमारे एमएलए को बैठने के लिए बोलेंगे, तो वो वॉकआउट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर वो सवाल करते हैं हमारे विधायक, तो आपकी तरफ से मंत्री कोई जवाब प्रॉपर नहीं देगा। अगर जवाब देंगे भी तो कहीं ना कहीं ऑफिसर्स का जो रिटन डॉक्यूमेंट होगा, उसी जवाब को वो गलत मलत हमारे बीच में रखेंगे, तो हमारे विधायक वॉकआउट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जिसका ऑब्जेक्शन कल हुआ भी है और महराज मलिक ने भी किया और हमारे श्याम शर्मा जी ने भी किया। आपकी जो मंत्री है एजुकेशन मिनिस्टर, वो जवाब गलत दे रही थी। वो ऑफिसर्स, उन्होंने खुद पर्सनली तो विजिट आप करे नहीं है 5 महीने में। आपको जो ऑफिसर्स दे रहे हैं वही आप रट रहे हैं वहां पर असेंबली में, वही तो सवाल हम कर रहे हैं। क्या आप पर्सनली वहां पर देखकर सर्वे करके आए हैं? जो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ये मुकम्मल हुआ है काम? जब उसका जवाब नहीं देंगे आप लोग, हम आपकी तरह तो है नहीं कि उठाकर बाहर फिकवा दें। हमारे एमएलए वॉकआउट करके एक डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत बाहर निकल जाते हैं, तो जो हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट भी है। दूसरी बात आपने की कि बीजेपी झूठे वादे करती रही है, इतने सालों में कुछ किया नहीं। नीलोफर जी, 10 साल में हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है। जो आप लोगों ने यहाँ नर्क बना के रखा था, जम्मू कश्मीर को तबाह करने की कगार पर खड़ा कर दिया था, और आज आप ही की देन है कि जम्मू कश्मीर यूटी बनी है। यूटी बनने के तहत आज आप लोगों की पावर्स कम इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि जब स्टेट दी गई थी आप लोगों को, स्टेट के तहत आप लोगों ने यहाँ पर क्या जुल्म ढाए हैं लोगों के साथ, वो भी आपको पता है। हर समाज के वर्ग को बराबरी का अधिकार नहीं देते थे आप लोग। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि स्टेट के तहत हमें 75,000 करोड़ रुपया मिलता था। वो पैसा कहाँ लगा? वो तो आपकी तिजोरियों में गया, आपकी सरकारों ने लूटा। जम्मू को तो आज तक बेनिफिट नहीं मिला। मैं कहती हूँ कश्मीर के लोगों को भी नहीं दिया आप लोगों ने, सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी है। खासतौर से एनसी की सरकार ने अपने बंगले बनाए, अपने प्रोटोकॉल को अवेल किया और जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। आमिर जी आज एक खुद फ्रस्ट्रेट है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं लोगों को लटकाने के प्रोसेस में, ताकि 6-6 महीने निकल जाए, इनके 5 साल कंप्लीट हो जाए, तब तक ये अपना तनख्वाहें बढ़ा ले, अपना सीटीएफ बढ़ा ले, अपनी गाड़ियां और जो ये बेनिफिट्स ले सकते हैं वो बेनिफिट ले ले। अब प्रॉब्लम ये आ रही है यूटी के तहत इनको कि जो सारी चीजें हैं वो एलजी साहब के कंट्रोल में है। ये जो तहस नहस करना चाहते हैं स्टेट को, जो इतने सालों तक करते रहे हैं, इसमें रोकथाम आ गई है इनको, क्योंकि केंद्र कहीं ना कहीं डायरेक्ट नजर लगाकर बैठा है जम्मू कश्मीर पर। ये कितना पैसा खर्च रहे हैं, ये कहाँ खर्च रहे हैं, जम्मू को बराबरी का अधिकार दे रहे हैं, कश्मीर को दे रहे हैं, ये सब चीजें एलजी साहब के अंडर है। तो अब ये चीजें वो नहीं कर पा रहे जो 70 सालों तक यहाँ हो रही थी। तो यही तो ये पूछना चाह रही है कि एनसी भी यही कहना चाह रही है कि जिस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? जाहिर है कि सारी चीजें क्लियर है, सबको मालूम है, सारी अपोजिशन लीडर ऑन पार्टी सबको मालूम है। आपका पहरा, आपके काजी, आपके हाकिम, आपके वकील और आपके जज, तो फिर इस मसले में आमिर जी हमारे हाथ में इस समय क्या है? 5 महीने से सरकार इनकी है।
अभी अभी बिजनेस रूल की बात आई थी, बिजनेस रूल्स के क्या 5 महीनों की सरकार जो है वो 10 साल पर बारी पड़ गई है, लगता है यही है मुझे। चलिए खैर ये बात आगे बढ़ जाएगी, ये बात आगे बढ़ जाएगी और इतना टाइम भी नहीं रहेगा। बिल्कुल पीड़ा है। मैं शेख साहब आपकी तरफ आऊंगा। देखिए बीजेपी और एनसी हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में रही है आमतौर पे, हालांकि वो उस मिनिस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूं जिसमें उमर साहब थे। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि आप साथ में भी रहें, अलग भी रहें, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस वक्त जो हुकूमत चल रही है उसका डायरेक्शन दुनिया को जो समझ में आ रही है क्या वो है, या जो अपोजिशन दिखाना चाह रही है आम लोगों को अपनी नजर से, अपने चश्मे से, वो है? मैं इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए बिल्कुल वजह फरमाया आपने, लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहूंगा, जैसे कि नीलोफर जी ने अभी कहा कि जब ये एनसी, पीडीपी और पीसी की गवर्नमेंट थी उस वक्त से ही जो है इस स्टेट का जो बर्बादी स्टार्ट हो गई थी। तो रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा हैं सकीना इत्तू जी, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट अटैक किया पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे कि हमारा जो हाथ था दफा 370 हटाने में बहुत ही ज्यादा था। तो ये अब सारी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है, तमाम लोगों को पता है कि किसने कैसे, किसका हाथ कितना था। तो लेकिन इस ज़िम्न में मैं इनको ये याद दिलाना चाहूँ कि अगर हम 1947 से स्पेशल स्टेटस जो हमारे आईने हिंद में था दफा 370 और 35A जो हमारी आवाम एंजॉय कर रही थी, तो उसको जो है तोड़ने का काम, अंदर से खोखला करने का काम जो कांग्रेस और एनसी गवर्नमेंट ने साथ मिलके किया, और उसकी जो मोहर थी, आखिरी मोहर, जो आपको याद होगा इंदिरा नेहरू अकॉर्ड ने, जब इंदिरा गांधी जी ने शेख साहब को कहा कि घड़ी की सुइयां पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकती, तो असल इसको खोखला करने के जिम्मेदार ये लोग हैं और बात हमसे कर रहे हैं। और नहीं, अभी ये सेम बातें आपने जो मिसाल दी इसमें 100% मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अभी आपने सरकार से एक सवाल पूछा था कि कर्जा कब टूटेगा स्टेट का, पूछा था आपने ये सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों नहीं पूछा कि 2019 से पहले कितना कर्जा था और आज 2025 से पहले जैसे सरकार बनी है इतना ज्यादा कर्जा कैसे चढ़ गया, और कैसे आपने आम लोगों पे स्टेट पे इतना कर्जा चढ़ा दिया? तब आपने क्यों नहीं पूछा, क्या काम किया था? जी, जब हम लोग असेंबली में आए तो सबसे पहले हमने यही काम किया कि हमने उमर साहब की हुकूमत से ये पूछा कि जरा बताएं जी हमारा कर्जा कहाँ पे है, और हम आप जो वादे कर रहे हैं क्या इनको निभाने के लिए हमारी स्टेट ट्रेजरी में पैसा है भी कि नहीं? हम तो इन्हीं की मदद कर रहे थे। चलिए, उमर साहब ने वैसे वादा किया था कि सरकारी खजाना खाली है, लेकिन अगर देखिए ये बारीकियां ऐसी हैं और इन बारीकियों में इतनी चीजें, इतनी भूल भुलैया है, इतनी सच्चाई है, और हर सच्चाई में कहीं ना कहीं झूठ है, जिसको शायद अगर हम लोग बैठ करके बात करने आ जाएं तो बहुत लंबा गुजर जाएगा वक्त। लेकिन वक्त आज के लिए चूंकि इजाजत नहीं देता, तो मैं चाहूंगा शेख साहब आपसे, एंड नीलोफर जी आपसे, और रजनी जी आपसे, कि आज अगर कोताहियां हुई होंगी उसे दरगुजर करिए। कल इसी चीज पे यहां से हम लोग बात करना शुरू करेंगे और यकीनन बेहतर तरीके से आवाम को ये बारीकियां समझ में आ जाएंगे और वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि सरकार कितनी सीरियस है, अपोजिशन जो आवाज उठा रही है उसमें कितना दम है। बहुत शुक्रिया आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसे टीवी। आदाब।